देखो कैपेसिटेंस तो थोड़ा बहुत तो लिटरल मीनिंग से भी संबंध होना चाहिए। ऐसा तो है कि नहीं कि हमेशा कुछ भी लिख दो। तो कैपेसिटेंस जो आता है वो कैपेसिटी वर्ड से आता है। कहाँ से आता है? कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या होता है? क्षमता। कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता। अरे सुने नहीं हो? जैसे अच्छा, जब भी हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं दैट मीन्स ऐसे चीज की बात कर रहे हैं जहां कुछ लिमिट होगा। अनलिमिटेड चीजों में कैपेसिटी नहीं होती है। जैसे हम आपको बोले कि तुम हमसे कितना सैलरी ले सकते हो, मान लो हम तुमको किसी दिन हायर कर रहे हैं, है ना। अब बोलोगे सर अपना उपाय नहीं, हमको क्या हायर किया। लेट सपोज कि हम कि कोई कंपनी चला रहे हैं, आपको हायर कर रहे हैं, तो आपको हम बोले मान लो कि सैलरी आपका 20 लाख पर एनम होगा, साल का 20 लाख। तो आप थोड़ा बोलो सर ज़्यादा दे रहे हो, कम कर लो, मेरी कैपेसिटी नहीं है। ये तो नहीं बोलोगे। तो सर जितना दे सकते हो। लेकिन होमवर्क में अगर 50 की जगह 100 क्वेश्चन दे दें, है ना, बोलोगे सर नहीं। अरे आपकी एक लिमिट है ना, 30 करोगे, 40 करोगे, 50 जाते जाते, है ना, 100 दे दे तो बोलोगे नहीं सर, नहीं सर नहीं, ये मेरे कैपेसिटी से बाहर का चीज़ है। तो फिजिक्स में भी अगर हम कैपेसिटी बोल रहे हैं दैट मीन्स किसी ऐसे चीज़ की बात कर रहे होंगे जहां कोई लिमिट होगा, है कि नहीं। अब जैसे 5 लीटर का एक बाल्टी है तो उसमें मैक्सिमम 5 लीटर पानी ही डाल सकते हो। उसकी एक कैपेसिटी है कि कुछ भी भर दोगे, कुछ भी तो नहीं भर सकते हो, है ना। तो कैपेसिटी। अब जब हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस का जो एक बेसिक आइडिया है दैट इज कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज या कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। जो बेसिक आइडिया है, डेफिनेशन हम नहीं बोल रहे हैं, जो बेसिक आइडिया कैपेसिटेंस का वो है कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। ठीक है। अब बात आता सर बैटरी भी तो कुछ कुछ ऐसा ही काम करता था, चार्ज इधर से लेके उधर दे देता था, हैं? अरे बैटरी था ना अपने पास, तो फिर ये कैपेसिटेंस या कैपेसिटर जैसे डिवाइस की बात क्यों करते, है कि नहीं। जब अपने पास बैटरी है ही चार्ज के लिए तो कैपेसिटर क्यों। अब आप ये मत बोलना कि सर बैटरी चार्ज नहीं देता, बैटरी तो एनर्जी देता, है ना। तो कैपेसिटर भी नेट चार्ज नहीं देता, देता ये भी एनर्जी, है ना। तो आखिर कैपेसिटर की जरूरत क्या पड़ती है, अपने पास तो बैटरी है। तो ध्यान से सुनो, बैटरी जो है ना एक कांस्टेंट रेट पे बेसिकली आपको चार्ज देता है ना, कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस रेट पे। ठीक है। कंटिन्यूअसली जब आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा, है ना, या करंट चाहिए होगा एक स्टीडी रेट पे, तो हम क्या यूज करेंगे, बैटरी। लेकिन कई सिचुएशन ऐसा होता है जहां हमको बहुत छोटे टाइम में बहुत बड़ा चार्ज चाहिए, यानी समथिंग लाइक अ बर्स्ट ऑफ चार्ज, समथिंग लाइक बर्स्ट ऑफ चार्ज, मतलब ऐसे और ढेर सारा चार्ज। उस केस में आपका बैटरी काम नहीं करेगा। डे टू डे लाइफ में ऐसे सोच सकते हो कि नल चलाओ, उससे पानी निकल रहा है कंटिन्यूअसली, है ना, लेकिन होली में आप नल से किसी को पानी देना पसंद करोगे कि बाल्टी में पानी लिए और बाल्टी वाला, है ना। अरे 5 लीटर पानी तो नल खोल के भी दे सकते हो, तो 10 कूलम चार्ज बैटरी से भी तो दे सकते हो। लेकिन अगर 10 कूलम चार्ज
माइक्रो सेकंड में चाहिए। तो जनरली दो तरीका, या तो बहुत बड़ी बैटरी लेके घूमो, है ना, बहुत बड़ा बैटरा है जिसमें ढेर सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो बहुत ज्यादा चार्ज कम टाइम में जा रहा है। और तरीका नंबर 2, कैपेसिटर यूज करो। ये प्रैक्टिकली 0 टाइम में डिस्चार्ज हो जाता है, 0 टाइम। हम निकालेंगे कितने टाइम में चार्ज डिस्चार्ज होता है, ठीक है, बट प्रैक्टिकली इंस्टेंटेनियसली ये डिस्चार्ज हो जाता है, सारा चार्ज एक बार में फेंक सकता है। दैट मीन्स आपको चाहिए बर्स्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब बोलोगे सर इसका जरूरत कहां आ जाता है, वाई वी नीड बर्स्ट ऑफ चार्ज एंड वेयर? तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल तो नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल इस पे आता भी नहीं कि इसका यूज कहाँ करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं ना। बेसिकली ये छोटा चैप्टर होने वाला, न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है। तो होमवर्क खूब मिलने वाला है इसमें, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आसान हो जाएगा, ठीक। तो बर्स्ट ऑफ चार्ज का सबसे पहला एग्जांपल हम आपको देते हैं कैमरा फ्लैश। कैमरा फ्लैश, ये मोबाइल वाला फ्लैश है, जो रियल फ्लैश होता है ना, वो जोर से चमकता पूरा, देखते हो कितना लाइट करता है। अगर उस फ्लैश को डायरेक्टली कैमरा के बैटरी से कनेक्ट कर दो, नहीं जलेगा। डायरेक्टली कनेक्ट कर दो तो नहीं जलेगा या बहुत डिम जलेगा, ठीक है, तो कंटिन्यूसली बहुत डिम जलेगा, ठीक है। लेकिन हमको उस समय चाहिए बहुत सारा करंट बहुत छोटे से टाइम के लिए, क्योंकि फ्लैश जला के थोड़े ही रखना, तो बस फ्लैश हुआ, फोटो खींच गए, अरे हो गया ना। तो क्या होता है उसमें, कैपेसिटर लगा होता है, बैटरी और कैपेसिटर भी होता है उसके अंदर, ठीक है। बैटरी तो बैटरी है, साथ में कैपेसिटर भी अंदर ही होता है एम्बेडेड। वो कैपेसिटर हो जाता है चार्ज, जैसे आप बटन दबाते हो, आजकल तो बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, बटन दबाए, फ्लैश हुआ, फिर चार्ज होगा, ठीक है। और फिर अगला बटन दबाए, फिर वो कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, फ्लैश हुआ, और फिर बैटरी उसको चार्ज कर दिया, ठीक है। अब होता क्या कि कैपेसिटर चार्ज होता है और वो सारा का सारा एक बार में चार्ज किसको दे दिया, फ्लैश लाइट को। वहां पे हमको बहुत देर के लिए नहीं चाहिए, बहुत कम टाइम के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो सर कैमरा के लाइट से भी निकलता है, किससे? जो हम लोग टॉर्च जलाते हैं, हाँ, वो भी तो ऐसा ही काम करता है। फ्लैश लाइट का कभी आंख पे मार के देखो, फ्लैश लाइट जब कैमरा से फोटो लेता है, हाँ, लाइट को भी थोड़ी हम लोग इंटेंसिटी तुम चेक करना ना, इंटेंसिटी पता चल जाए। कैमरा में जितनी छोटी बैटरी होती है ना, उस बैटरी से उस लाइट को उतना ब्राइट जला पाना मुश्किल नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो चार्ज करते हैं कैपेसिटर को, जो सडनली बर्स्ट ऑफ चार्ज देता है कुछ मिली सेकेंड के लिए, और फ्लैश हुआ, ठीक है। उस लाइट को तुम पावर प्लग से यहां से कनेक्ट कर दो, जलता रहेगा, ठीक है ना। या फिर कैमरा के साथ बड़ा बड़ा बैटरा लेके घूमो, पुराना जमाना का मूवी देखना, ठीक है, जब कैपेसिटर इतना अच्छा नहीं होता था, एक फोटो खींचा फिर लोग बहुत देर तक बैठे रहते थे। कोई पुराना मूवी उठा के देखना हॉलीवुड का, है ना, वो एक ऐसे चद्दर सर पे डाल लेता था, अंदर घुस जाता था, इतना बड़ा सा इधर लैंप जैसा फ्लैश होता था, है ना, उसमें तो बल्ब फ्यूज ही हो जाता था। एक फोटो लिया, देखते हो धमाका जैसा होता था, धुआं होता था, फिर प्रैक्टिकली नया बल्ब लगाना पड़ता था। कभी ओल्ड फोटोग्राफी का वीडियो सर्च मार लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा। बड़ा सा कैमरा होता था, बड़ी बड़ी बैटरी होती थी, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर बहुत अच्छा होता नहीं था, उसको चार्ज करते थे बहुत देर तक कैपेसिटर को, फिर कैपेसिटर बर्स्ट ऑफ चार्ज देता था, फ्लैश लाइट फूक जाता था, जला, और इतना जलता था कि फूक गया, फिर बल्ब चेंज किया, फिर थोड़ा देर सब बैठा हुआ आराम से, और धूप में घंटों खड़ा रहता था, कैपेसिटर चार्ज होता तब जाके फोटो खींचता। अब टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई, दबा रहे कट 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 कट, है ना, डिस्चार्ज चार्ज, डिस्चार्ज चार्ज, ठीक। दूसरा यूज ये देखे होगे आप लोग, मूवीज़ में देखे हो, जब कोई दुर्घटना वगैरह हो गई, अचानक दिल का धड़कन रुक जाता है, तो डिफिब्रिलेटर यूज करता है, ऐसा दो आयरन जैसा होता है, हाँ देखो सही बोल रहा है ना, कई मूवी में तो सच में आयरन यूज कर लिया,
उसको इतना भी समझ में नहीं आया कि डिफिब्रिलेटर और आयरन में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। एक दो मूवी देखोगे ना वो छोटे बजट वाली, उसमें दो इस्त्री वाला उठा के दे चिपका दिया है ना। तो अब क्या होता है उसमें भी होता है बर्स्ट ऑफ चार्ज, जोरदार करंट थोड़ी देर के लिए सप्लाई हुआ, अगर वो आपका जो हार्ट बीट करता है वो बंद हो गया, अगर उस पर इतना झटका लगा, एनर्जी मिला कि वो फिर से बीट करने लगा, तो शायद आप बच जाओगे, है ना। अदरवाइज राम नाम तो हो गया। बट हिंदी मूवीज़ में जनरली उस पर डिपेंड नहीं करता है कि डिफिब्रिलेटर काम किया कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि बाहर कोई गाना गा रहा है उसके लिए वो काम किया कि नहीं। अरे सही बात है, होता है ना, वो पुराने मूवीज़ में देखोगे वो धड़कन रुक गई, पी पी पी, बाहर कोई गाना गा रहा है ना, दिल से गाना गाया, मारा डिफिब्रिलेटर, बुम, हाँ जिंदा हो गया, है ना। तो वो अलग बात है। अच्छा, आप बोलोगे कि सर उसमें आपको चाहिए बहुत सारा करंट ही चाहिए ना, तो ऐसा करते हो ना 11,000 वोल्ट चिपका देते हैं, है ना, यहाँ चिपका दिए, तो क्या दिक्कत है। ध्यान से सुनो, लॉजिक सुनो, ऐसा मजाक वाली बात नहीं है। डिफिब्रिलेटर में क्या होता है कि बहुत बड़ा करंट बहुत कम देर के लिए, तो जो हीट जेनरेटेड होता है I² R डेल्टा टी, ये क्या होता है, बहुत छोटा होता है, क्योंकि डेल्टा टी प्रैक्टिकली जीरो को टेंड कर रहा होता है ना। करंट तो बहुत ज़्यादा, बट डेल्टा टी प्रैक्टिकली जीरो को टेंड कर रहा है, तो जो हीट जेनरेट हुआ है वो क्या होता है, बहुत कम। लेकिन मान लो वो 11,000 क्या हुआ, करंट अचानक से बड़ा करंट ना देके छोटा करंट थोड़ा देर के लिए दे देते, है ना, तो क्या होगा, तो हो जाएगा H बराबर I² R डेल्टा टी में ये हो जाएगा बड़ा, जिससे कि आपका हीट जनरेटेड क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा। तो बाहर से आपका दाह संस्कार बाद में होगा, अंदर से पहले हो जाएगा, है ना। फेफड़ा वेफड़ा जो है वो अंदर से भुन जाएगा, है ना। तो पक्का मरोगे, चाहे बाहर कोई पूजा कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। ये हंसने वाली बात नहीं, देखो हम आस्था वाली बात पे बात नहीं बोले, हिंदी मूवीज़ में थोड़ा ज़्यादा चलता है ना, जहाँ साइंस लॉजिक विज्ञान इनसे कोई मतलब नहीं होता, वो आस्था वाला बात भी नहीं है, वो एक अलग ही कहानी है ना। गीत अगर अच्छे से गा रही है तो बच जाएगा, है ना, गीत गाने वाली का ध्यान भटका तो मर गया। ये जोक मेरे गुरुजी मारते थे, ठीक। बट ये रियलिटी, इसमें क्या होगा कि अगर बड़ा करंट थोड़ा सा चिपका दिए तो ऊपर से जले ना, अंदर से सब कुछ जल भुन जाएगा हीट के कारण। बाहर से बाद में दाह संस्कार होगा, अंदर से ऑलरेडी हो चुका होगा। और ये डिफिब्रिलेटर अगर काम कर गया तब तो बच जाओगे, नहीं काम किया तो कम से कम अंदर से दाह संस्कार तो नहीं होगा, वो एक बार में ही होगा, है कि नहीं, पक्का। तो ये दो एग्जाम्पल आपको बताए। दूसरा चीज़ है कि बेसिकली आप जब कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, अगर किसी कॉन्फ़िगरेशन में आप चार्ज को रखते हो तो वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होगा कि हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक यूनिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एसोसिएटेड होता है, या एक यूनिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड होता है। और उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में जो एनर्जी लगाते हैं, हम बोलते हैं कि वो उसी फील्ड में स्टोर है। याद आ रहा है यूनिकनेस थ्योरम। असल में ये जो पार्ट है ना, इसको आप कंडक्टर के साथ भी पढ़ सकते है कि नहीं, कंडक्टर का ये एक्सटेंशन वाला पार्ट है, तो वहाँ भी करा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है ना कि फिर यहाँ पे आपको किरचॉफ्स लॉ, लूप लॉ बता के फिर करंट में बताना होता है, वहाँ एक बार बताया, यहाँ डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, है ना। हाँ, तो क्या होता है कि वो एनर्जी स्टोर करता, तो जब भी हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की ज़रूरत होती है तब भी कैपेसिटर यूज होता है बहुत सारे डिवाइस में। आपके पंखा में भी कैपेसिटर लगा होता है, जिसको आप लोग कंडेंसर बोलते हैं गांव देहात के भाषा में, है ना। कंडेंसर वाइट कलर का होता है, वहाँ पे दिख जाएगा, वो ढक्कन हटा के देखना, वहाँ पे दिख जाएगा, वो देखो उसमें दिख रहा है, ध्यान से देखो, देखे हो ना, घर पे मिल जाएगा।
पंखा में क्यों यूज होता है? तो जब ये बंद होता है ना, तो इसको चलाने के लिए उस समय कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा जब ये बंद होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है ना। तो वहाँ पे उस स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण कुछ टॉर्क मिल रहा होगा जिसको ओवरकम करना होता है, तो वो ज़्यादा होता, तो उस समय एक सडन बस्ट ऑफ चार्ज चाहिए होता है ना, जो इसको घुमा देता है और उसके बाद ये घूमने लगता है अपना। आप लोग देखे भी हो कभी कभी कंडेंसर कमज़ोर पड़ जाता है ना, तो उसको डंडे से घुमाना पड़ता है, या तो स्टार्ट नहीं होता तो कई बार डंडे से घुमा दो तो घूमने लगता है। फिर जो सडन बस्ट ऑफ चार्ज है वो काम आप हाथ से कर दिए मैकेनिकली। जैसे ट्रेन वेन में ज़्यादा ये पंगा होता है, पंखा चला नहीं तो देखो पेन लेके ऐसे घुमाता है, धड़ पंखा चलने लगता है कि नहीं। आजकल तो सब कुछ एडवांस हो गया तो चलता है, ठीक है। अदरवाइज जब आपका कैपेसिटर गड़बड़ होता है तो थोड़ा सा तो पंखा स्लो हो जाता है, या कई बार चलता ही नहीं है और उसको जोर से घुमा दिए तो फिर चलने लगता है ना। तो वो जो सडन बस्ट ऑफ चार्ज वाला काम था वो आप हाथ से कर दिए, धक्का दे के, पुश दे के, है ना। तो ये सब थोड़ा सा बेसिक यूज था कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर मतलब कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। अब बात आता है कि कैपेसिटी की बात करते हैं, मतलब क्या कोई लिमिटेशन भी होता है क्या? जितना मर्जी उतना चार्ज डाल दो कंडक्टर पे, मान लो। अच्छा, कैपेसिटर की बात हम लोग जब भी करते हैं तो जनरली कंडक्टर के लिए करते हैं। क्यों करते हैं वो भी समझाते हैं, ठीक है। पहले ऐसा समझो कि कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हम चार्ज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? चार्ज। तो इस पे कोई लिमिट है क्या? लिमिट है तभी तो कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। अरे लिमिट है तब तो कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, अदरवाइज मनमाना चार्ज दे दो, क्या दिक्कत है? अगर लिमिट नहीं होता तो क्यू डालते, 1000 क्यू, 10,000 क्यू, 5 लाख क्यू, 20 लाख क्यू डालते जाते, मतलब देयर इज सम लिमिट। अब आप बोलोगे सर वो लिमिट क्या है? तो लिमिट की कहानी सुनाते हैं, समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। 9th में बिजली, लाइटनिंग के बारे में पढ़े हो? ऊपर बादल पे नेगेटिव चार्ज, या नीचे ऊपर बादल पे पॉजिटिव चार्ज और नीचे अर्थ पे नेगेटिव चार्ज जमा होता है। और ये चार्ज जब बहुत ज़्यादा जमा होता है तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एयर के ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाता है ना, या ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, तो एयर आयनाइज हो जाता है ना। तो फिर क्या होता है? चार्ज का फ्लो ऊपर से नीचे होना शुरू हो जाता है, उसी को तो क्या बोलते हैं? लाइटनिंग। कुछ कुछ याद आ रहा है? ये तो बेसिक पढ़े होगे ना, रटे भी होगे कम से कम, लाइटनिंग का फंडा क्या 8th 9th में रहता है। वही कहानी यहाँ पे होती। होता क्या है कि आप इसको खूब चार्ज देते जाओ, चार्ज देते जाओगे तो आपको याद होगा जहाँ जहाँ शार्प कॉर्नर्स होंगे वहाँ पे ज़्यादा चार्ज जमा होगा, मतलब वहाँ सिग्मा क्या होगा? बहुत ज़्यादा। अच्छा, फील्ड का फॉर्मूला, कंडक्टर के जस्ट बगल में फील्ड का फॉर्मूला क्या था? तो कुछ याद आ रहा है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब सिग्मा जितना ज़्यादा होगा वहाँ आसपास में फील्ड क्या होगा? ज़्यादा होगा। चार्ज देते जाएंगे तो सिग्मा बढ़ता जाएगा, और सिग्मा बढ़ता जाएगा तो फील्ड बढ़ता जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा हो जाए कि जो एयर है आसपास का उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या, थोड़ा सा आगे और पढ़ाएंगे, बस ऐसे समझो वही वाला सिचुएशन जो बादल के टाइम में हो जाए। ऐसे तो यार बैड कंडक्टर है, लेकिन जब उसका आयनाइजेशन या डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लस माइनस में टूट जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? कंडक्टर। अरे है ना। तो उसी तरह अगर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड एक लेवल को क्रॉस कर जाए, है ना, जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। और उसका वैल्यू होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर के लमसम। ठीक है, एक सेकंड हम एग्जैक्ट वैल्यू बता देते हैं। हाँ, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। जब ये फील्ड उसको क्रॉस कर जाएगा, मतलब चार्ज देते 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 यहाँ का फील्ड उसको क्रॉस कर जाए, कहीं का कहीं भी जो शार्पेस्ट कॉर्नर होगा वहाँ सबसे पहले होगा।
जैसे इसको क्रॉस करेगा तो इसके आसपास का एयर क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो या तो चार्ज का फ्लो इधर से इधर होने लगेगा या इधर से इधर होने लगेगा, मतलब इस पे जो टोटल चार्ज है वो लीक करना शुरू हो जाएगा। उससे ज़्यादा चार्ज अब आप दे ही नहीं पाओगे, उसके बाद जो भी चार्ज दोगे वो लीक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आसपास के एयर का ब्रेक डाउन हो चुका है ना, आयनाइज हो गया, तो चार्ज के फ्लो के लिए एक पाथ मिल गया। बात समझ में आ रही? तो दैट्स वाई देयर इज अ लिमिट, यहां पे एक लिमिट है कि उस लिमिट से ज़्यादा आप चार्ज नहीं दे सकते हो। और इसी लिमिट की कहानी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़े जा। अच्छा, हम लोग जनरली हर चैप्टर में यही करते हैं, पहला 10-20 मिनट या पहला लेक्चर ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा काम में नहीं आने वाला, लेकिन उसके बिना कॉन्सेप्ट अपना क्लियर नहीं होता है ना। याद है न्यूटन्स लॉ का पहला क्लास बस ऐसे ही चला गया, याद आ रहा? इलेक्ट्रोस्टैट का पहला क्लास ऐसे ही चला गया कहानी में, लेकिन उसके बिना कहानी का जो मजा था या जो फिजिक्स था, जिस डेप्थ में हम लोग चले गए, वो नहीं जा पाते। तो कैपेसिटेंस क्यों? तो कैपेसिटी वर्ड से आया, तो क्षमता। इसका आइडिया क्या है? तो कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। चार्ज क्यों रखते हैं, जमा क्यों करते हैं? तो कुछ एप्लीकेशन आपको बताएं, है ना। चार्ज को जमा करने की ज़रूरत क्या क्या होती है ना, नहीं तो बैटरी से ही काम चला लेते अपना। तो बैटरी में क्या है, केमिकल रिएक्शन होगा, उसका एक रेट होगा। अच्छा, तो है नहीं कि हर केमिकल रिएक्शन ऐसे ऐसे होता है बैटरी का, नहीं। वो मटेरियल से ही ना बनता होगा, कोई पार्टिकुलर मटेरियल से। हाँ, कैपेसिटर ना, उसी पे तो बात कर। तो जनरली कैपेसिटर मेटलिक होता है, ये होता है मेटल्स। क्या होता है? मेटल्स होता है। हम जब भी कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो मेटल्स की बात करते हैं, नॉन मेटल्स की बात नहीं करते। रीज़न क्या होता है? मेटल्स में हम जो भी चार्ज देते हैं वो क्या होता जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है। याद आ रहा है? वो पूरे के पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता, यूनिफॉर्मली नहीं होता। वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। याद आ रहा? रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं था, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्स रिलेशन में था, है ना। मतलब जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहाँ सिग्मा ज़्यादा होगा, जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा वहाँ सिग्मा कम होगा। दैट डजंट मीन कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आ रहा? ये सब कहानी कंडक्टर में कर चुके हैं, तो कंडक्टर वाला पार्ट बहुत तेज़ी से इसमें यूज होगा। तो कंडक्टर थोड़ा सा पलट के देख लेना है, हम पढ़ाएंगे नहीं फिर बीच बीच में कि कंडक्टर पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अच्छा, नॉन मेटल्स की बात क्यों नहीं करते हैं सर? नॉन मेटल्स की बात क्यों नहीं करते हैं? तो बेसिकली नॉन मेटल में जहाँ चार्ज देते हो वहीं जमा होता चला जाता है ना। तो जहाँ चार्ज दोगे जल्दी ही वहाँ पे लिमिट मिल जाता है, क्योंकि वो फैलता तो है नहीं, वहीं पे ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है, लीकेज शुरू हो जाता है। बट कंडक्टर में क्या होता है, जो भी चार्ज देते हो पूरे पे फैलता, डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है ना। तो आप चार्ज देते जाते हो देते जाते हो देते जाते हो, है ना। अब बात आता है इस कैपेसिटेंस को डिफाइन कैसे किया। कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा इस कैपेसिटेंस का, जो टर्म यूज कर रहे हैं अभी तक। तो देखा गया एक्सपेरिमेंटली, और आपने बहुत सारा एग्जाम्पल भी देखा होगा कि Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल। जैसे कि स्फेरिकल बॉल होता था तो उसका पोटेंशियल क्या होता था, एक मेटेलिक बॉल है उस पर Q चार्ज दोगे, उसका पोटेंशियल क्या होता था, KQ/R। जैसे जैसे Q बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा। तो जनरली देखा गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। है ना। Q जो था वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, V के, है ना। एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया कि हाँ ऐसा होता है। तो यहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या है, कैपेसिटेंस, यानी C = Q/V। अच्छा, अभी हम लोग जो कैपेसिटेंस डिफाइन किए हैं वो डिफाइन किए हैं आइसोलेटेड मेटल के लिए, है ना। अभी डिफाइन किए हैं कैपेसिटेंस किसके लिए, आइसोलेटेड मेटल के लिए।
या आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए। तो आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज Q बाय V। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। अब इस फॉर्मूला को देख के, ये तो Q क्या है, चार्ज ऑन द कंडक्टर, और V क्या है, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। अच्छा, जब पोटेंशियल की बात करते हैं मतलब कहीं पे जीरो लिया होगा, कहां पे जीरो लिया होगा, इन्फिनिटी, है ना। अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, रियलिटी में है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना। बट अगर हम लिख रहे हैं कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर की बात कर रहे हैं और उसका कैपेसिटेंस डिफाइन किया गया Q बाय V, तो ये V पक्का क्या रहा होगा, पोटेंशियल कब, जब इन्फिनिटी पे जीरो रहा होगा। कोई दिक्कत, पक्का। यूनिट देख लो, कूलम पर वोल्ट, जिसको हम लोग नाम देते हैं फैरेड, और इनको तो जानते ही होगे, माइकल फैराडे, बार बार चर्चा करते हैं, है ना। फैरेड क्या, लेकिन फैरेड बहुत बड़ा यूनिट होता है, प्रैक्टिकली फैरेड बहुत बड़ा यूनिट होता है। जनरली हम लोग जो यूज करेंगे वो माइक्रो फैरेड होगा, पिको फैरेड होगा, है ना, मिली फैरेड होगा, इस तरह का यूनिट यूज होगा। तो माइक्रो 10⁻⁻⁶ होता है, पिको 10⁻⁹ होता है, ये सब याद रखिएगा। नैनो 10⁻, नहीं सॉरी, पिको -12 होता है बे, नैनो होता है 10⁻⁻, ठीक है, ये हमको भी कंफ्यूज कर देता है बीच में बोल के, समझ में आया। तो इस चैप्टर में ये सब यूनिट काम में आने वाला, तो थोड़ा सा इससे दोस्ती कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अच्छा, तो कैपेसिटेंस फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज Q बाय V। कंडक्टर के लिए क्यों डिफाइन करते हैं, भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि कंडक्टर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, नॉन कंडक्टर पे जहाँ देंगे वहीं जमा होता चला जाएगा, तो तुरंत डायरेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना। अच्छा, Q क्या है, तो इस कंडक्टर पे दिया हुआ चार्ज। अब बहुत बच्चों को इसको देख के लगता है कि कैपेसिटेंस जो है ना इस Q का और V का फंक्शन है, Q का और V का फंक्शन है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी। ध्यान से सुनते जान, एक एग्जांपल दे रहा है, कुछ याद आ रहा है, अभी पढ़े तुरंत, अरे हाँ ना बोल, लिख सकते हैं ना, V = IR, तो R = V बाय I। यहां से देख के आपको लग सकता है कि रेसिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस का फंक्शन है, रेसिस्टेंस करंट का फंक्शन है, बट अगर आप सच्चाई याद करो तो रेसिस्टेंस इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ मटेरियल, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर। मटेरियल रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर से रेसिस्टिविटी चेंज होता है, लेंथ क्योंकि रेसिस्टेंस बराबर ρl/A, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या वो इस पे डिपेंड करता है, क्या वो इस पे डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला पे नहीं जाने का। यही तो अंतर है मैथ और फिजिक्स में, मैथ वाले को फर्क नहीं पड़ता R क्या है, V क्या है, I क्या है ना, उनको 2 सॉल्व कर देंगे, मस्त। बात समझ में आ रहा? अरे ये फॉर्मूला देखो तो क्या लगे, V बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना, करंट बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घट जाएगा, बट ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। जस्ट लाइक दैट C = Q बाय V है, मेरा फॉर्मूला आ रहा है यहां से, है ना। दैट डजंट मीन कि कैपेसिटेंस इज अ फंक्शन ऑफ Q और V। ध्यान से देखो तो V इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ Q, तो Q तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी प्रूफ नहीं दे रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं कि कैपेसिटेंस जो होता है वो फंक्शन होता है शेप एंड साइज का, वो डिपेंड करता है शेप एंड साइज पे, वो डिपेंड करता है सराउंडिंग मटेरियल्स पे। किस किस चीज पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज, दैट इज ज्योमेट्री एंड सराउंडिंग मीडियम, मतलब इसके चारों तरफ मीडियम क्या, और इन पे कैसे कैसे डिपेंड करता है ये हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे। अभी बस इतना लिखो कि कैपेसिटेंस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ चार्ज और पोटेंशियल,
है ना। इस फॉर्मूला से कंफ्यूज नहीं होने का कि कैपेसिटेंस किसका फंक्शन है, चार्ज या पोटेंशियल का। कैपेसिटेंस किसका फंक्शन है, तो बेसिकली कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, शेप एंड साइज, है ना, एंड सराउंडिंग मटेरियल और मीडियम, या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर कंडक्टर। अगल बगल में दूसरा कंडक्टर है तो उससे भी फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा, देखो एक ये है, एक ये है। अगर मान लो सिर्फ इसके कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, इस पे प्लस चार्ज था, क्या था, ध्यान से सुनते जाना। पहले सिर्फ प्लस चार्ज था तो इसका कुछ कैपेसिटेंस था। अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, अभी हम कैपेसिटर की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैपेसिटर्स। अभी हम इस मेटल के कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका कुछ होगा के क्यू बाय आर। क्या होगा, पोटेंशियल होगा। इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा कुछ क्यू बाय वी। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना। अब एक न्यूट्रल कंडक्टर को उठा के इसके बगल में रख दी, न्यूट्रल कंडक्टर है। अब कहानी क्या होगा पता, यहां पे कुछ माइनस चार्ज आ जाएगा और यहां पे कुछ प्लस चार्ज आ जाएगा। चार्ज सेपरेशन याद आ रहा है सर, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। क्या इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, बिल्कुल। कैसे चेंज होगा बताएं, इसके आने से इस माइनस के कारण, अच्छा इसका कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल था और इस माइनस के कारण अब इसका पोटेंशियल क्या होगा, घट जाएगा, नहीं घटेगा। अरे इसका पॉजिटिव पोटेंशियल और इस माइनस के कारण कुछ निगेटिव पोटेंशियल, तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या होगा इसका, नहीं समझ में आ रहा। अरे पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है मेरे भाई, उसमें डायरेक्शन का पंगा नहीं है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर इसका पॉजिटिव पोटेंशियल है के क्यू बाय आर था ना पहले, तो इस माइनस साइन के साथ कारण यहाँ पे पोटेंशियल में कुछ डिक्रीज आएगा कि इंक्रीज आएगा, इसके कारण कुछ इंक्रीज आएगा, लेकिन दूरी ज्यादा है। अगर सिंगल चार्ज से सोचो के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, तो पोटेंशियल घटेगा ज्यादा और बढ़ेगा कम, तो ओवरऑल इसका पोटेंशियल घट जाएगा। अच्छा इसके चार्ज पे कोई फर्क आया क्या, लेकिन पोटेंशियल घट गया, तो ओवरऑल इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इस पे अगर पहले ये नहीं होता तो जितना चार्ज हम स्टोर कर सकते थे उससे ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब जो पोटेंशियल बढ़ेगा वो जो पहले बढ़ना था उससे कुछ कम बढ़ रहा, जो पहले इसका पोटेंशियल बढ़ने वाला था उससे कुछ कम बढ़ रहा ना। दैट मीन्स अगर ये डाउन हम कर दिए तो ये बढ़ जाएगा, हम बढ़ा सकते हैं इसको, तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कुछ समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा। अरे कैपेसिटेंस बढ़ाने का एक मतलब ये भी है कि हम कम पोटेंशियल पे ज्यादा चार्ज स्टोर कर सके, नहीं समझ में आ रहा। अरे कैपेसिटेंस बढ़ाने को आप ऐसे भी सोच सकते हो कि हम कम पोटेंशियल पे ज्यादा चार्ज स्टोर कर सके। अब आप बोलोगे सर पोटेंशियल से क्या मतलब, पोटेंशियल ज्यादा तो फील्ड ज्यादा, फील्ड ज्यादा तो ब्रेकडाउन का चांस ज्यादा। कुछ नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा, फिर से सुनो। कैपेसिटेंस ज़्यादा होने का एक मतलब ये भी आप समझ सकते हो कि हम किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए कम पोटेंशियल पे ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहे हैं, है ना। कम पोटेंशियल पे ज़्यादा चार्ज, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्यों कम पोटेंशियल, क्यों सर, तो कम पोटेंशियल मतलब कम फील्ड, कम फील्ड तो ब्रेकडाउन का चांस कम। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा कि कुछ भी नहीं आ रहा, तो जल्दी से नोट कर लो यहां तक। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, एकदम तुच्चा सा। एक स्फीयर है, रेडियस आर है, ठीक है। एक मेटलिक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, तो इसका कैपेसिटेंस बताओ।
एक मेटेलिक रेडियस है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, तो इसका कैपेसिटेंस बताना। अब आप बोलोगे सर चार्ज और पोटेंशियल तो दिए ही नहीं, देने वाली चीज़ भी नहीं, क्योंकि हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड ही नहीं करता, वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता ना, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता। तो सिंपल सा फंडा। हाँ, हम तो कैपेसिटी कैलकुलेट करना कैसे जानते हैं, तो Q बाई V। तो ठीक है, इसको Q दे दिए चार्ज, है ना। तो जैसे Q चार्ज दोगे तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q बाय। तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय KQ बाय R। तो कैपेसिटेंस आ जाएगा R बाय K, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आएगा। तो अगर एक स्फेरिकल मेटेलिक कंडक्टर है, स्फेरिकल मेटेलिक कंडक्टर आपको दे दिया चुपचाप उठा के, बोला इसका कैपेसिटेंस कितना है, तो सीधा लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी कहानी याद है तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बहुत छोटा होता था, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। याद आ रहा? तो कैपेसिटेंस देखो कितना छोटा चीज आएगा। आएगा। और सुनाते हैं, मान लो हम आपसे बोलते हैं कि अर्थ का कैपेसिटेंस बताओ। रेसिस्टेंस नहीं बोले भाई, अरे बेसिकली अर्थ क्या होता है, अंदर में पूरा मेटल ही है, कोर मेंटल क्रस्ट सब पढ़े हो ना, तो पूरा का पूरा मेटल से ही बना ऑलमोस्ट। ठीक है। अबे आर रेडियस है, रेसिस्टेंस नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, अभी तुरंत ग्रेविटेशन कुछ दिन पहले पढ़े थे, 64। सारा वैल्यू पुट करोगे तो ये लगभग 7.1 मिली फैरेड के बराबर आएगा। अब सोच लो, अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है, इतना बड़ा कंडक्टर है, और उसका कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, 7.1 मिली फैरेड। इसीलिए हम बोल रहे थे कि फैरेड जो है वो प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है ना। हम लोग को जो कैपेसिटर दिया होगा जनरली मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड के ऑर्डर का दिया होगा, तो है ना। तो मिली, माइक्रो, इन सब से दोस्ती कर लो। अब कुछ समझ में आया? अच्छा, हाँ, लेकिन आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर चुका है कि असल में क्या होता है ना, कैपेसिटर सिर्फ मेटल्स पे डिपेंड नहीं करता, शेप एंड साइज पे नहीं करता, सराउंडिंग मीडियम पे भी करता, बोले ना। तो ऐसे ऐसे मटेरियल डेवलप किए जा चुके हैं कि सस्ता में 1 फैरेड 2 फैरेड तक का कैपेसिटर मिल जाता है। अमेजन पे सर्च मार लेना, मिल जाएगा। 1500-2000 रुपया में 1 फैरेड तक का कैपेसिटर आपको मिल जाएगा। ठीक है। और उसके पीछे की क्या कहानी, वो आगे धीरे धीरे समझ में आए। अभी हम क्या क्या बोले कि कैपेसिटेंस ज्योमेट्री मतलब शेप एंड साइज और सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करता है। ये चीज़ आगे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है। अभी बस इसको याद कर लो, लेकिन जैसे जैसे इस चैप्टर में हम लोग प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे ये चीज़ें आपको दिखेंगी थोड़ी थोड़ी। सारे केस के लिए नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में आपको दिख जाएगा। यहाँ ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा, हाँ, मीडियम क्या है इनके बीच में उस पर डिपेंड कर रहा। ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ समझ में आने लगे। मीडियम का लेना देना है, अगर आप समझदार हो तो आपको दिख जाएगा एप्सिलॉन नॉट यूज हो रहा। लेकिन सर बाहर से क्या फर्क पड़ रहा है? बाहर का ही तो ब्रेकडाउन होता है। एयर का ब्रेकडाउन अलग होगा, अलग। हाँ, तो हम ऐसा मटेरियल ढूंढेंगे इसके चारों तरफ कि जिसका ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। ठीक है। कुछ आइडिया आ रहा है? आएगा, आगे और आएगा।
जब डाइलेक्ट्रिक्स यूज करेंगे ना कैपेसिटर में, थोड़ा बहुत अगर पढ़े हो 12th में आप तो देखे होगा डाइलेक्ट्रिक्स डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोलते हैं उसको, है ना। हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है उसका मीडियम ही बदल देते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है यहाँ कहाँ जनरेट हो रहा है, एयर में, तो उस मीडियम को और ऐसे उसमें ऐसा ऐसा मटेरियल डालते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो कंपेरेटिव टू एयर, है कि नहीं। आगे चलें, यहाँ तक की बातों को नोट करो जल्दी से। चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं टर्म कैपेसिटर की। किसकी बात कर रहे हैं? तो कैपेसिटर जो होगा दैट विल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ मेटल्स। हमेशा इसमें क्या होगा, एक पेयर होगा, ठीक है। सिंगल क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा वो बताते हैं। कि अभी जो बात कर रहे थे कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस इज बेसिकली द प्रॉपर्टी, और अब बात कर रहे हैं एक अरेंजमेंट की, है ना। और उस अरेंजमेंट का नाम क्या है, कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या था, प्रॉपर्टी था, और कैपेसिटर क्या है, दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटेलिक कंडक्टर्स kept in vicinity of each other। लिखो, कैपेसिटर is an arrangement of two metallic conductor kept in vicinity, मतलब होता है काफी क्लोज, vicinity of each other, ठीक है। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटेलिक कंडक्टर kept in the vicinity of each other, एक दूसरे के करीब रखे हुए, है ना। जनरली इस पे चार्ज हम डालते हैं प्लस क्यू और दूसरे पे चार्ज माइनस क्यू, जनरली, ठीक है। जनरली इस पे चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, हमेशा ऐसा ही डालें। देखो मोस्ट ऑफ द केस हमको ऐसा ही मिलने वाला है कि एक पे प्लस क्यू चार्ज दूसरे पे माइनस क्यू, बट रेयर केस में अगर ऐसा नहीं मिला तो ये मत बोलना गलत है, इसीलिए हम वर्ड बोल रहे हैं जनरली, है ना। जनरली ऐसा सिचुएशन होगा जिसमें एक पे चार्ज प्लस क्यू होगा, दूसरे पे चार्ज माइनस क्यू होगा, तो कुछ फील्ड ऐसे बनेगा। याद आ रहा है? अब रुक जा, सब ब्रेक डाउन हो। एक सेकेंड हाँ बोल। अभी आप बता रहे थे कुछ ब्रेकडाउन होता है चार्ज आने से बाद कैपेसिटर आसपास, तो ठीक है ना, यहाँ फील्ड जनरेट होगा, फील्ड है, अरे एक को प्लस क्यू चार्ज दिए, एक को माइनस क्यू, तो कुछ फील्ड बनेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक लेवल को जब क्रॉस कर जाएगा, जिसको हम ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ बोलते हैं, बीच में एयर है, बीच में कुछ तो होगा, एयर है, एक लिमिट को जब हम क्रॉस कर जाएंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और चार्ज देते जाएंगे, और चार्ज दोनों पे देते जा रहे हैं, इस पे चार्ज क्यू को बढ़ा रहे हैं और इसको माइनस को और घटा रहे हैं, तो ये फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा फील्ड स्ट्रांग कहाँ होगा, इस बीच वाले रीजन में, यहाँ पे फील्ड लाइंस क्लोज होंगे, तो पहले ब्रेकडाउन का चांस भी कहाँ क्रिएट होगा, यहीं क्रिएट होगा। दूसरा चीज, पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों के बीच में कुछ ना कुछ। तो इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस, ध्यान से सुनना, अभी तक किसका कैपेसिटेंस डिफाइन किए थे, आइसोलेटेड कंडक्टर का। इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो डिफाइन किया जाता है
Q अपॉन डेल्टा V, ध्यान से सुनना, वेयर Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर ऑफ द प्लेट। अच्छा, इसमें दोनों कंडक्टर को, इनका शेप कैसा भी हो, इनको प्लेट्स बोलते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। ये नहीं सोचना कि प्लेट मतलब प्लेट। कैपेसिटर के जो दोनों मेटल हैं, कैपेसिटर जिन दो मेटल से बना हुआ है, उन दोनों मेटल्स को हम लोग प्लेट्स ही बोलते हैं। और जो प्लस वाला है वो बोलते हैं कि ये प्लेट हायर पोटेंशियल पे, जो माइनस वाला उसको बोलते हैं प्लेट लोअर पोटेंशियल पे। कोई दिक्कत? पक्का? और इसका कैपेसिटेंस डिफाइन करते हैं Q, वेयर Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर प्लेट। दोनों पे देखो चार्ज का, अब कोई बोलता है कि सर टोटल चार्ज, अब टोटल चार्ज तो 0 हो जाएगा। टोटल चार्ज नहीं, चार्ज ऑन आइदर प्लेट्स डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस फॉर अ कैपेसिटर। कोई दिक्कत? अब बोलोगे सर अलग अलग जगह आप अलग अलग डेफिनेशन बता रहे हो। गौर से देखो तो पिछला डेफिनेशन भी यही था। याद दिला देते हैं। मान लो एक मेटल है, ध्यान से सुनना, इस पे प्लस Q चार्ज है, ठीक है, तो इसका कुछ पोटेंशियल है। दैट मीन्स हम पोटेंशियल कहीं 0 माने होंगे। कहाँ माने होंगे? इन्फिनिटी पे। ध्यान से सुनते जाना, माने होंगे। अच्छा, ये प्लस Q चार्ज अपने आप तो दुनिया में जनरेट नहीं हो गया होगा, कहीं से तो तोड़ के लाए होगे, बहुत दूर से मानो तोड़ के लाए, अनंत से लाए हैं, तो अनंत पे कितना चार्ज जनरेट हो गया होगा? -Q। नहीं समझ में आ रहा हुआ होगा। तो एक प्लेट ये और एक प्लेट बहुत दूर है, ध्यान से देखते जाओ, एकदम उससे मैच कर जाएगा। तो इसका कैपेसिटेंस हम बोले थे Q/V। तो अच्छा, इस पे किसी एक पे चार्ज क्या लिखोगे? Q बाय पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका पोटेंशियल V और इसका पोटेंशियल बहुत दूर, इन्फिनिटी पे क्या मानते हैं? 0। ले आ गया। कुछ नहीं समझ में आया? कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल? अरे हाँ ना बोलते जाओ। चल, अगला बात, सर 2 मेटल प्लेट क्यों यूज करते हैं, सिंगल क्यों नहीं कर लेते हैं? 2 मेटल प्लेट क्यों यूज करते हैं, सिंगल क्यों नहीं यूज कर लेते हैं? अभी तक कर रहे थे ना। अरे चार्ज को स्टोर करने के काम में आएगा। हाँ वही तो बोले, 2 क्यों करते हैं, सिंगल क्यों नहीं करते हैं? पहला, जब आप सिंगल यूज करते हो तो इसका फील्ड हर तरफ बिखरा हुआ है। ध्यान से देखो, बिखरा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम कम आएगा। अरे कोई चीज़ बिखरा हुआ है तो पर यूनिट वॉल्यूम में कोई चीज़ लोगे तो कम आएगा ना वैल्यू। याद आ रहा? ½ E², दैट इज द क्या था? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो भाई एनर्जी बेसिकली हम कहाँ स्टोर मानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो एनर्जी मिलेगा लेकिन बड़ा वॉल्यूम लेना पड़ेगा तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, है ना। लेकिन अगर इनको ऐसे रखोगे तो देखो यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जा रहा है ना। नहीं समझ में आ रहा? यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, तो हम एक कन्फाइंड रीजन में मतलब छोटे डिवाइस बना सकते हैं। वैसे बड़ा कैपेसिटर बनाना पड़ेगा, पहला रीजन, है ना। इसका जो कैपेसिटेंस होगा और 2 मेटल लेंगे तो काफ़ी छोटे साइज में काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, क्यों कैपेसिटेंस ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता, शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करता। दूसरा रीजन अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, एक सिंगल का जो था पोटेंशियल उसको घटा रहा था बगल में जब न्यूट्रल रखे थे। अब सोचो बगल में न्यूट्रल की जगह पे निगेटिव रख दिए, तब तो इसका और भी पोटेंशियल डाउन हो जाएगा, तो कैपेसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा, ठीक है। तीसरा, जैसे डीफैब्रिलेटर जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, मान लो वो ऐसा कैपेसिटर ना हो कि ऐसा होता सिंगल, तो
तो ये कभी भी क्लोज्ड सर्किट नहीं बनाएगा, करंट ही जाएगा। अबे जाएगा ही नहीं, ओपन सर्किट में कैसे जाएगा। और ये देखो, इसको मान लो एक रेसिस्टेंस, ये जो आदमी है उसे जोड़ दिए, तब क्लोज सर्किट है ना, चार्ज फ्लो कर सकता है ना इससे थोड़ा, समझ में आ रहा, चार्ज फ्लो कर पाएगा ना, इसमें कहां से कराओगे। लो उसके ऊपर रख दिए, ये मान लो आदमी है, रेसिस्टर, क्या होगा। तो फिर बोलोगे सर इसमें एक और तार जोड़ के नीचे अर्थिंग करना पड़ेगा उसको अर्थिंग देना पड़ेगा। चल यहाँ तक बात समझ में आ रही। तो सबसे मेन रीज़न होता है ना कि दो मेटेलिक प्लेट्स जब यूज़ करते हैं ना, तो एनर्जी हमको एक कन्फाइंड रीजन में मिलता, बिखरा हुआ नहीं मिलता। एनर्जी एक कन्फाइंड रीजन में हमको आसानी से मिल जाता है ना। और ये भी बोले कि उसका साइज छोटा हो जाएगा और कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, तो हम छोटा छोटा कैपेसिटर बना पाएंगे बहुत आसानी से, है ना। अदरवाइज सिंगल यूज करो तो देखो अर्थ कितना बड़ा, उसका कैपेसिटेंस कितना कम है कि नहीं। तो कैपेसिटर जो डिवाइस हम बना रहे हैं वो हमेशा दो मेटेलिक प्लेट से बना होगा, एक को बोलेंगे पॉजिटिव प्लेट और एक को बोलते हैं नेगेटिव प्लेट, है ना। जनरली इन पे चार्ज बराबर बराबर होगा। अब ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि मान लो इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है, मान लो एक सिचुएशन आ गया, और इनका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो हमको पता था डेल्टा V है, क्या है डेल्टा V है। तो अब हम कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करेंगे, Q बाय डेल्टा V है, तो वही है, डेफिनेशन हर जगह थोड़ी बदलोगे। हम तो यहां भी दिखा दिए कि ये सिंगल के लिए भी Q बाय डेल्टा V। यहां पे कौन सा Q लिखेंगे, Q1 की Q2, ये मेरा सवाल। और अभी ये क्लियर हो जाएगा ना, तो पूरे कैपेसिटर में कोई दर्द नहीं होगा। अभी ये क्लियर हो गया तो पूरे कैपेसिटर में कोई दर्द नहीं। तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो होगा कि जो चार्ज मेरे यूज का है। बोलो सर मेरे यूज का क्या है। तो अभी तक क्या सीख रहे हैं, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो सडन बर्स्ट ऑफ चार्ज देता है। मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं कंडक्टर से, किससे, कंडक्टर से। अब हम कंडक्टर को सिंगल वायर से नहीं दिखाएंगे, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होता ही है भाई। तो कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज कब तक फ्लो करेगा आप ही बताओ, जब तक सेम क्या नहीं हो जाए, दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब भी हम दो मेटल को वायर से जोड़ते थे तो तब तक चार्ज फ्लो करता था जब तक कि उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। तो यहां पे ये क्यू कौन सा है पता है, ये क्यू वो क्यू है जो इन दोनों को जोड़ने के बाद फ्लो करेगा। कब तक करेगा, अनलेस एंड अनटिल इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो उस पोटेंशियल सेम होने तक जो चार्ज फ्लो करेगा वही चार्ज यहां क्या कहलाएगा, क्यू कहलाएगा। या इसीलिए इसको याद रखने का तरीका है कि क्यू वो चार्ज है जो मेरे यूज का, और मेरे यूज का मतलब दोनों प्लेट को जोड़ के देख लो, जो चार्ज फ्लो करेगा वही आपका क्यू होगा, वही आपका क्यू होगा। समझ में आ रहा। तो घर पे जाके वो सब वाला पार्ट रिवाइज करना याद कर, 2-3 प्लेट डाल देते थे, 2-2 प्लेट डाल देते थे, याद आ रहा। एक पे क्यू चार्ज, एक पे माइनस क्यू चार्ज दे देते थे, या एक पे Q1 एक पे 2Q चार्ज दे देते थे, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछे हैं इलेक्ट्रोस्टैट के लास्ट में। और एक बार तो 2-3 प्लेट था, उसमें एक को एक से कनेक्ट भी कर दिए थे, याद आ रहा। पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछे, फिर एक को एक से कनेक्ट कर दिए थे।
तो उसमें क्या किए थे, दोनों प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको क्या कर दिए थे, सेम कर दिए थे। याद आ रहा है? वो सारे सवाल एक बार घर जाके पढ़िएगा, उसको देखिएगा, खुद से बनाइएगा, क्योंकि वो सब यूज होगा। याद आ रहा है? तो गॉस लॉ और कंडक्टर्स जो पढ़े हैं ना, वो बहुत तेजी से यूज होने वाला है यहाँ पे, और वो हम फिर से नहीं पढ़ाएंगे। भाई एक ही चीज कितनी बार पढ़ोगे? तो ये C इक्वल टू क्यू बाई वी में Q क्या है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, वो वाला चार्ज जो मेरे काम का है। वो चार्ज कौन सा होता है भाई? तो जब दोनों को अगर कनेक्टिंग वायर से या रेसिस्टर से जोड़ दें तो जो चार्ज फ्लो करेगा अनलेस एंड अनटिल कि उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए या उनका पोटेंशियल सेम हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज। उसी को क्या बोलेंगे, चार्ज। और उसको पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस बाद वाला नहीं लिख देना, अभी ये तो शुरू का है, बाद में तो जीरो हो जाएगा जैसे जोड़ोगे तो, है ना। ये जोड़ना तो है नहीं, ये तो तरीका बताया ना निकालने का, क्या चेक करने का, क्यू चेक करने का। समझ में आया? जोड़ोगे तो हमेशा वो दोनों इक्विपोटेंशियल हो जाएगा, फिर कोई मतलब ही नहीं बनेगा। डेल्टा भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो फिर बात समझ में आ रहा? अरे ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। अब ये डेफिनेशन देखो यहां भी मैच कर रहा। जैसे इन दोनों को जोड़ोगे तो अगर नजदीक में रखा हुआ तो दोनों का पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या हो जाएगा, नेट चार्ज जीरो बन जाएगा, है ना। ये प्लस क्यू से ये भी जीरो, ये भी जीरो, मतलब सारा का सारा चार्ज फ्लो हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो यहां भी फ्लो करने वाला चार्ज क्या है, क्यू, है ना। लेकिन उस लफड़े में नहीं पड़ना। जनरल केस में क्या होता है कि दोनों प्लेट पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो उनका मैग्नीट्यूड ले लेना है इसमें, और पोटेंशियल डिफरेंस तो निकालेंगे अलग अलग तरीके से, जैसे भी आप निकालो, है ना। अब अपने सिलेबस में 3 तरह का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना कैपेसिटर का। फ्लो करने के बाद बचा है या फिर जो चार्ज फ्लो हो चुका जो फ्लो किया, है ना, वही अपने काम का, वही चार्ज अपने काम का। अरे उसी को ना किसी रेसिस्टर के थ्रू बहाओगे। हमको क्या चाहिए, सडन बर्स्ट ऑफ चार्ज। तो रेसिस्टर से जो बहा होगा वही तो मेरे काम का, करंट वही तो प्रोड्यूस कर रहा होगा। इस पे क्या बच गया उससे हमको क्या लेना। बात समझ में, बात समझ में। अगला चीज, कुल जमा। हम लोग गॉस लॉ कितने तरह के कॉन्फ़िगरेशन के लिए पढ़े थे, 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन के लिए। एक प्लेनर सिमेट्री, एक स्फेरिकल सिमेट्री, एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तो कुल जमा हमको 3 तरह का कैपेसिटर पढ़ना है, जिसमें एक तो मेन होगा, बाकी 2 थोड़ा सा आपको आना चाहिए बेसिक फार्मूला क्या। जो मेन होगा उसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। कोशिश करना, ये होमवर्क का एक हिस्सा आप किताब में देखना कि इसमें 2 पैरेलल प्लेट ले लेते हैं, मेटेलिक कंडक्टर का 2 पैरेलल प्लेट लेते हैं और उनको काफ़ी करीब रख देते हैं, काफ़ी नज़दीक में, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस बताना, इसका सरफेस एरिया मान लेना ए है, कर क्या आना घर से ट्राई, एच.सी. वर्मा में दिया हो। तो ये हो जाएगा आपका प्लेनर सिमेट्री वाला जो आ गया। दूसरा हो जाएगा एक मेटेलिक स्फीयर, 2 कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल। इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट। कल अच्छे से हम चलेंगे, डिटेल में चलेंगे, अभी बस आपको एक हिंट दे रहा। और एक होगा 2 सिलेंडर होगा, कंसेंट्रिक मेटेलिक सिलेंडर, ठीक है। लेकिन याद करो, इससे हम तभी डील कर पाते थे जब इनका साइज बहुत बड़ा हो। याद आ रहा है? तो वो वाला फंडा भी यहाँ ध्यान में रखना। तो यहाँ पे चूंकि साइज बहुत बड़ा, इन्फानाइट साइज है, तो इस पर अगर चार्ज लोगे तो वो चार्ज इन्फानाइट हो जाएगा, नहीं होगा। अबे जिसका लेंथ ही इन्फानाइट है तो उसका चार्ज इन्फानाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस डिफाइन करते हैं, इसका भी कैपेसिटेंस डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटेंस डिफाइन नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, क्योंकि अगर पूरा लेंथ ले लोगे तो ये इन्फानाइट लेंथ है, तो फिर चार्ज क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। तो इसलिए यहाँ पे डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। घबराना नहीं, एच.सी. वर्मा में देखना, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक है ना। लेकिन कोशिश करना कॉपी में लिख लो, कोई दिक्कत। और पीछे जो कंडक्टर जहाँ से पढ़ाएं पूरा अच्छे से उसको पढ़ना, और जो कम से कम क्लास में करवाएं कॉपी में, वो सारा सवाल खुद से करना,
पक्का करोगे?